हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री में। आज हम पढ़ेंगे संगम पीरियड के बारे में। ठीक है। तो संगम पीरियड से रिलेटेड जो भी रूलर्स हैं उनके बारे में, उनकी सोसाइटी के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, और थोड़ा बहुत हम देखेंगे संगम लिटरेचर के बारे में। देखिए, यहाँ से जो मेनली क्वेश्चंस आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंशियंट हिस्ट्री का। तो यहाँ से जो मेनली टॉपिक आते हैं वो आते हैं जो संगम पीरियड की डायनेस्टीज रही है, जैसे कि चेरास, पांड्यास, चोलास। ये तीन मेन डायनेस्टी है संगम पीरियड की। तो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप से आते हैं क्वेश्चन, और जो संगम लिटरेचर से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, जो कि आर्ट एंड कल्चर का हिस्सा हो जाएगा, लेकिन पार्ट तो एंशियंट हिस्ट्री का ही है। तो मेनली ये दो टॉपिक से संगम पीरियड से क्वेश्चन आते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि आप पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसके बाद बुद्धिज्म पढ़ते हैं, तो उसके बाद आप जैनिज्म पढ़ते हैं, मौर्यन के बारे में आप पढ़ते हैं, और उसके बाद संगम से पहले गुप्ता है, गुप्ता एंड संगम। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको एंशियंट हिस्ट्री का, जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब इसमें भी आप रिफाइन करना चाहते हैं तो जो दो चीज कभी आप छोड़ के नहीं जा सकते, एक है बुद्धिज्म और जैनिज्म, और एक है आपको संगम लिटरेचर। ये आप कभी भी नहीं छोड़ के जा सकते हैं, समझ गए। अदरवाइज आपको इतने टॉपिक्स तो कम से कम पढ़ के जाना ही है। भले आप वेद के बारे में ना पढ़ के जाए, अर्ली और लेटर वैदिक पीरियड के बारे में ना पढ़ जाए, उसके बाद पोस्ट मॉरियन रूलर्स के बारे में ना पढ़े, या प्री मॉरियन रूलर्स के बारे में ना पढ़े, तो ये चलेगा उतना। लेकिन इतना टॉपिक आपको एंशियंट हिस्ट्री में तो कम से कम पढ़ना ही है। ठीक है। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं संगम पीरियड, यानी कि चेरा, पांड्यास और चोला से रिलेटेड चीजें, और उसके बाद यहाँ पर हम संगम लिटरेचर की भी बात करेंगे। तो चलिए, ये हमारा क्लासिफिकेशन होगा जिसके अकॉर्डिंग हम आज पढ़ेंगे। तो संगम पीरियड की अगर हम बात करें, तो संगम पीरियड जो करीब 1 से 3rd सेंचुरी एडी के समय को दिखाता है। वहीं लिटरेचर की अगर आप बात करते हैं, संगम पीरियड जो कि आपको 1 से 3rd सेंचुरी के सोसाइटी के बारे में दिखाता है। वैसे आप देखिएगा कि 6 to 7 सेंचुरी एडी तक आपको संगम लिटरेचर का यहाँ पर कंपोजिशन किया जाता है, लेकिन ये संगम लिटरेचर जो 6 to 7 सेंचुरी एडी में किया गया था, और लेकिन ये सोसाइटी के बारे में बताता है 1 to 3rd सेंचुरी के एडी के बारे में। ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं अपने जब ये इसको लिखा गया उससे पहले के बारे में ये बताता है। जो भी चीजें इकोनॉमी रही हो, सोसाइटी रही हो, पॉलिटी रही हो, उनके बारे में ये बताएगा। ठीक है। तो खैर, संगम लिटरेचर लास्ट टॉपिक होगा आज का हमारा। उससे पहले हम चेरास के बारे में पढ़ेंगे, चोलास, पांड्यास और संगम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था। अब चेरा, चोला और पांड्या में देखेंगे कि इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे रिलीजियस व्यू हो, लगभग एक जैसा ही रहता है सब कुछ, इसलिए अलग अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब आप तमिलनाडु बोर्ड के बुक पढ़ते हैं तो उनमें बहुत सारे फैक्ट्स और बहुत सारी इंफॉर्मेशन इनके बारे में देखने को मिलेंगे। रीजन देखिए ये है कि वो तमिलनाडु बोर्ड की बुक है, तो उसमें क्या होगा कि अब संगम पीरियड की जो भी ये डायनेस्टीज हैं वो तमिलनाडु या फिर केरला वाले रीजन के आसपास में रहती है। तो ये टॉपिक्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उनके बोर्ड एग्जाम के लिए, उनके जो भी स्टेट एग्जाम्स होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन जब हम यूपीएससी के कंसर्न की बात करते हैं तो उतना हमको फैक्ट्स नहीं लेना है जितना उसमें दिया हुआ है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। क्योंकि उस बुक को लिखने का पर्पस अलग है और हमारा उस बुक को पढ़ने का पर्पस अलग है। चलिए, तो सबसे पहले लोकेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोकेशन, चेरा का लोकेशन देखिए, ये केरला वाला रीजन है। पांड्या का लोकेशन देखिए तो ये थोड़ा बहुत केरला और मैक्सिमम पार्ट तमिलनाडु का है। अगेन यहाँ चोलास की अगर बात करेंगे तो ये भी आपको तमिलनाडु वाला हिस्सा है, लेकिन थोड़ा सा इनमें डायरेक्शन के अकॉर्डिंग फर्क है। चोलास जो है ये आपको नॉर्थ ईस्ट में हो जाएंगे, पांड्यास के वही नॉर्थ वेस्ट में आपको चेराज हो जाएंगे, और वही पांड्या सबसे साउथ में आते हैं। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं चेराज से। चेराज जो कि केरला वाले रीजन में आते थे, तो केरला एंड सम पार्ट ऑफ तमिलनाडु ये मिलेगा। कैपिटल की बात करें तो वज्जी या फिर कारायूर। ठीक है। वज्जी या कारायूर इनका कैपिटल हुआ करता था चेराज का। मेन पोर्ट्स की बात करें, मुजरिस एंड तोंडी, ये आपको केरला में मिलेंगे, क्योंकि अभी इधर आप देखिए तो ये तमिलनाडु वाला हिस्सा हो जाता है, तो इधर तो कोस्ट का सवाल नहीं है, तो पोर्ट्स फिर आपको किधर मिलेंगे, इधर ही मिलेंगे। ठीक है। तो ये आपको केरला वाले हिस्से में मिलते हैं। फर्स्ट रूलर की बात करें, देखिए चेरास और इन सब डायनेस्टीज में रूलर का उतना इंपॉर्टेंस रह नहीं जाता है, क्योंकि क्वेश्चन के नेचर ही अलग होते हैं।
फिर भी फर्स्ट एंड फेमस रूलर को जानना जरूरी होता है। फर्स्ट रूलर यहाँ पर है उदयन जेरल, जिनका नाम है उदयन जेरल या उदयन गेरल, जो भी आप इसका प्रोनाउंसिएशन करें, ठीक है। ये फर्स्ट रूलर रहते हैं। एंड द फेमस रूलर ऑफ चेरास आर सेंगुतुआन, सेंगुतुआन जिनको रेड चेरा के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसा कहा भी जाता है कि ये नॉर्थ इंडिया को भी इन्होंने इन्वेट किया था और यहाँ तक कि गंगा वैली में भी ये एंटर कर चुके थे, ठीक है। ऐसा कहा जाता है, बहुत ही वैलिड प्रूफ इसका नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप देखिए चेराज आपको केरला में मिलते हैं, आपको नॉर्थ इंडिया में इन्वेजन करने के लिए आपको बाकी की जो पूरा साउथ इंडिया और सेंट्रल इंडिया की डायनेस्टी जो भी इनके रास्ते में पड़ेगी उन सबको जीत के आगे निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका कोई और एक 100% साक्ष्य या प्रमाण सोर्स नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द फाउंडर ऑफ पातनी कल्ट, ये जो थे शेंगुतुआन, ये फाउंडर ऑफ पातनी कल्ट। पातनी कल्ट क्या है? जिसमें कन्नगी की वर्शिप की जाती है। कन्नगी कौन थे? जब आप शिल्पाधिकारम के बारे में पढ़ेंगे, शिल्पाधिकारम एक एपिक है संगम लिटरेचर में, तो वहां पर कोलम और माधवी की बात आती है। तो ये कोलम की ये वाइफ है कन्नगी। कन्नगी ने यहाँ पर चेरा जो किंग्स थे इनको कर्ज दिया था, इनको श्राप दिया था, क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि कन्नगी के हस्बैंड को उन्होंने मार दिया था, उनका मर्डर किया हुआ था, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पर कन्नगी की पूजा की जाती है और इस रूप में की जाती है एज अ परफेक्ट वाइफ, ठीक है। बाद में कन्नगी ने अपने हस्बैंड को इनोसेंट प्रूफ किया था, तो इस वजह से कन्नगी को एज आइडल वाइफ के तौर पर इनको यहाँ पर वर्शिप इनका किया जाता है, कन्नगी का। नेक्स्ट की बात करें, चोलास की बात करें, तो यहाँ पर चोलास के एम्बलम, सॉरी इसको हम चोला मंडलम के नाम से भी जानते हैं। चोला एम्पायर को चोला मंडलम के नाम से जाना जाता है। ये आपको पेन्नार और वेलार वाले रीजन में मिलता है चोलास। यहाँ पर पेन्नार और वेलार ये दो रिवर्स है, उनके बीच में मिलता है और नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ पांड्यास। ओके, तो मॉडर्न तंजौर एंड तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट जो है तमिलनाडु के, वहां पर ये मिलते हैं। फर्स्ट रूलर का नाम है इलारा। और कैपिटल्स की बात करें तो दो कैपिटल है, एक इनलैंड कैपिटल है जिसका नाम है उरैयार, जो कि कॉटन ट्रेड के लिए बहुत फेमस था, और वहीं एक कोस्टल कैपिटल है जिसका नाम है पुहार, जिसको कावेरी पट्टनम के नाम से जाना जाता था, ये वाला, ठीक है, कावेरी पट्टनम के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और इसके जो फेमस रूलर होते हैं जिनका नाम है कारिकाला, जिन्होंने पुहार को फाउंड किया, यानी पुहार को बनाया। पुहार मतलब कावेरी पट्टनम नाम की जो शहर था, जो पोर्ट सिटी थी, कोस्टल एरिया या फिर कैपिटल सिटी थी, उसको फाउंड करने का काम कारिकाला ने यहाँ पर किया है, ठीक है। यहाँ पर ये भी साक्ष्य मिलते हैं कि चोलास ने नेवीज को भी रखा था, मेंटेन किया हुआ था। इनके एम्बलम टाइगर है, इनके मतलब टाइगर इन द सेंस इनका जो भी फ्लैग होगा उस पर आपको टाइगर की पिक्चर देखने को मिलेगी। उसी तरीके से यहाँ पर जो चेरास थे इनका एम्बलम वो था, यानी कि धनुष। नेक्स्ट पांड्यास की बात करते हैं तो इनका एम्बलम आपको फिश मिलता है। दे वर फर्स्ट मेंशन्ड बाय द मेगास्थनीज एंड आल्सो ही डिस्क्राइब्ड एज द फेमस ऑफ पर्ल्स, ठीक है। पांड्यास का आपको सबसे पहले मेंशन मेगास्थनीज के इंडिका में देखने को मिलेगा, और मेगास्थनीज ने पांड्यास के रीजन को पर्ल्स के लिए भी फेमस एक रीजन के तौर पर बताया हुआ है। एरियाज की बात करें तो तमिलनाडु का तिरुनेलवेली, रामान और मदुरई वाला एरिया आपको पांड्यास के अंडर में पड़ता है। तो ये साउदर्न पांड्या डायनेस्टी बिल्कुल साउथ में थी। कैपिटल यहाँ पर भी आपको दो देखने को मिलेंगे, एक इनलैंड कैपिटल होगा, एक कोस्टल कैपिटल होगा। तो इनलैंड कैपिटल की जो कैपिटल हुआ करती थी इनलैंड रीजन की, वो मदुरई हुआ करती थी, जहां पर संगम लिटरेचर को बनाने के लिए जो संगम किए जाते हैं, लोग बैठते हैं वहां पर, वो फर्स्ट एंड थर्ड संगम काउंसिल यहाँ पर किया जाता है। जिस तरीके से बुद्धिस्ट या जैन काउंसिल हुआ करती थी, उसी तरीके से आप कह सकते हैं यहाँ पर संगम काउंसिल की जाती थी। तो पहला और तीसरा संगम काउंसिल आपको मदुरई में किया गया था। और वहीं जो कोस्टल रीजन था उसका नाम था कोलकाई या कोलकोई, जो कि पर्ल्स के लिए फेमस था, पर्ल्स प्रोडक्शन के लिए फेमस था। रोमन्स के साथ ट्रेड भी काफी होता था पांड्यास के साथ, और आप देखेंगे कि रोमन्स ने यहाँ पर अपने कुछ कॉलोनीज को भी बनाया था, छोटी छोटी कॉलोनीज, ताकि ट्रेड आसानी से किया जा सके। पांड्यास के समय में यहाँ पर बनाया गया था। यहाँ तक कि पांड्यास का आपको जिक्र रामायण और महाभारत में मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि रामायण और महाभारत को लिखने का जो कंटिन्यूएशन था वो बाद के समय भी चलता रहा। ऐसा नहीं था कि ये लेटर वैदिक टाइम पर ही ये खत्म हो गया या फिर सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं था। ये बिल्कुल एक कंटिन्यूअस फॉर्म में ही चलता रहा और आगे इसको इपिक के तौर पर पढ़ाया जाता था। तो इस वजह से आप देखेंगे कि इसमें पांड्यास का भी आपको जिक्र देखने को मिलता है। रूलर्स की बात करें तो फर्स्ट रूलर जिसको मुदु कुदुमी के नाम से जानते हैं, और फेमस रूलर जिसको
नेंदू जलियान के नाम से जानते हैं। ठीक है, नाम थोड़े से आपको अनकंफर्टेबल कर सकते हैं संगम लिटरेचर में या संगम पीरियड में, लेकिन आपको याद रखना होगा संगम पीरियड का कोई भी कंटेंट आप छोड़ के नहीं जा सकते किसी भी कीमत पर, ये याद रखिएगा प्रीलिम्स में। चलिए अब संगम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ आपको टर्म्स मिलेंगे, वो आपको याद रखने हैं, जो जनरली वो टर्म्स आते हैं। किंग was the center of administration and Avai was called the court of monarch, यानी कि जो किंग का कोर्ट हुआ करता था उसको अवाई के नाम से जाना जाता था। और यहीं पर कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हुआ करते थे, तो उनका नाम और उनका मतलब समझना है कि वो क्या थे। ठीक है, तो जो मिनिस्टर्स थे उनको कहा जाता था अमाईचार, जो प्रिस्ट हुआ करते थे उनको कहा जाता था पुरोहितार। तो पुरोहित से पुरोहितार तो ये आपका हो जाएगा, आप कर लेंगे। उसी तरीके से सेनापतियार यानी कि कमांडर इन चीफ जो सेनापति हुआ करता था, तो ये भी आप समझ लेंगे। दूतार मतलब इनवॉइस हुआ करते थे, जैसे कि आजकल एम्बेसडर हुआ करते थे, उस तरीके से ये लोग हुआ करते थे। ठीक है, और ये जो थे ये स्पाइस थे। ठीक है, ये जासूस थे। तो आपको ये 5 तरह की इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स देखने को मिलेंगे, जिनको पंच महासभा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि यहां से ये मैच ऑफ द फॉलोइंग्स के तौर पे यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट बात करें तो किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। मंडलम या नाडु यानी कि इसका मतलब होता था प्रोविंस, और वहीं उर का मतलब टाउन, पेरूर का मतलब बिग विलेज, और शेरूर का मतलब स्मॉल विलेज इसका मतलब होता था। ठीक है, वहीं पर कुछ और नाम है, जैसे कि पाटिनाम, जिनको नेम ऑफ कोस्टल टाउन जो होता था उसको पाटिनाम के नाम से जाना जाता था। कावेरीपट्टनम, जिसको पुहार कहा जाता था, ये एक हार्बर एरिया था, कोस्टल एरिया था, जो कि कोस्टल कैपिटल के तौर पर भी इसको बनाया गया था। और वहीं जो चेरा था ये सबअर्ब ऑफ टाउन हुआ करता। तो सबअर्ब ऑफ टाउन का मतलब होता है कि टाउन के आसपास वाले एरिया, जैसे दिल्ली का एनसीआर हो गया, उसी तरीके से हर शहर में एक सबअर्ब होता है, एक्सटीरियर एरिया होता है। ठीक है, तो उसको सबअर्ब कहा जाता है, इसको चेरी वहां पर कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आप और देखेंगे कि कुछ तमिल रीजन्स थे या तमिल लैंड्स थे, जिनको अलग अलग नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर जो पूरा का पूरा जो तमिल रीजन था उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया था। तो वहां पर रहने वाले लोगों का ऑक्यूपेशन क्या था, वहां पर जो इनहेबिटेंट्स थे उनको क्या कहते थे, ये सारा चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो पहला क्लासिफिकेशन कुरुंजी जो हिली या माउंटेन एरिया हुआ करता था उसको कुरुंजी कहा जाता था। वहां पर रहने वाले जो लोग थे उनको कुरवार या वेतार कहते थे, और इनका मेन काम हंटिंग और गैदरिंग हुआ करता था। उसी तरीके से जो सेकंड लैंड का क्लासिफिकेशन था वो पलाई था, जो कि एरिड और ड्राई लैंड के तौर पे था, यानी कि आप समझिए जैसे डेजर्ट टाइप का या सेमी एरिड टाइप का एरिया हो गया। तो यहाँ पर जो रहने वाले लोग होते थे उसको ईनार या फिर मारावार के नाम से जाना जाता था, जहाँ के लोग कैटल लिफ्टिंग या फिर हाईवे रोबरिंग का काम करते थे, यानी कि चोरी वाला काम ये करते थे। क्योंकि एरिड या सेमी एरिड एरिया है, यहाँ पर प्रोडक्शन ज्यादा होता नहीं है। मेनली उस समय क्या था, या तो आप फॉरेन कंट्री के साथ ट्रेड करें या फिर एग्रीकल्चर का काम करें। तो ट्रेड भी आप किस चीज का करेंगे, मेनली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे या फिर और कोई आप इंडस्ट्री वगैरह से प्रोड्यूस करते हो। तो जहां पर एग्रीकल्चर नहीं है तो वहां पर लगभग कुछ भी नहीं है। ये आज के समय में भी ये प्रूफ है। ठीक है, भले कुछ रीजन्स ने, कुछ एरियाज में, कुछ कंट्री ने, जैसे कि इजराइल हो गया, इन्होंने अपने आप को काफी डेवलप कर लिया, लेकिन उस समय की कंडीशन अलग थी। पास्टोरल लैंड जो कि थर्ड क्लासिफिकेशन था, जिसको मुलाई के नाम से जाना जाता था, यहाँ पर रहने वाले लोगों को अय्यार या फिर इदाइयार के नाम से जानते थे। इनका काम था शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, नॉर्मल एग्रीकल्चर या फिर एनिमल हस्बेंड्री करना। तो पास्टोरल लैंड था, तो यही मेनली आपको कैटल रेयरिंग देखने को मिलेगा। इसके बाद वेटलैंड हुआ करता था। वेटलैंड को मारुतम के नाम से जानते थे। यहाँ पर रहने वाले लोगों को उलावार या फिर वेलालार के नाम से जानते थे। यहाँ पर मेनली प्लग्ड एग्रीकल्चर हुआ था, यानी कि हल का यूज करके यहाँ पर एग्रीकल्चर हुआ करता था। उसके बाद जो 5th क्लासिफिकेशन होता था, ये लिटोरल और कोस्टल एरियाज, यानी कि वैसे एरिया जो कोस्टल एरियाज हैं या फिर जहां पर आपको जल भराव जैसी कंडीशन देखने को मिलती है, यानी कि पानी से भरा रहता है। वो किसी भी रीजन से हो सकता है, चाहे एग्रीकल्चर वाला एरिया हो या फिर वो फ्लड के टाइम पर पानी से भरा हुआ रहता है। तो ऐसे एरियाज को नैनीताल के नाम से जाना जाता था। यहाँ के लोग परतवार या फिर वालायार कहलाते थे, और इनका काम था फिशिंग और साल एक्सट्रैक्शन करना। ठीक है, तो ये आपको क्लासिफिकेशन 5 याद रखने हैं। जैसे मैंने कहा कि कभी आप संगम पीरियड को बिल्कुल छोड़ के नहीं जा सकते, ये आपको रिस्क नहीं लेना है। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो कई तरीके की टैक्सेस थी, गिफ्ट्स थे। ठीक है, उनका आपको जिक्र यहाँ पर मिलेगा। कराई, लैंड टैक्स को कराई के नाम से जाना जाता था। इराई, ये ट्रिब्यूट हुआ करता था बाई फिडोटरीज और बूटी कलेक्टेड इन वार। फिडोटरीज का मतलब उस समय जो ट्राइबल कम्युनिटीज थी। आप ये देखेंगे संगम लिटरेचर में ये था ना कि
इन लोगों के यहाँ जो सेटअप था ये थोड़ा सा, ये वैसे तो पूरा का पूरा सेंट्रलाइज था, लेकिन फिर भी जो ट्राइबल कम्युनिटीज हुआ करती थी उनके पास भी थोड़े बहुत अधिकार होते थे। तो वो लोग जो ट्रिब्यूट देते थे या फिर वॉर के समय जो भी बूटी कलेक्ट की जाती थी, तो ये सारा आपको इराई के नाम से जाना जाता था। कस्टम ड्यूटीज, तो कस्टम ड्यूटीज जो कि बाहर से चीजें मंगाई जाती हैं इंपोर्ट करके, तो इसको इल्गू के नाम से जाना जाता था। और वहीं एक्स्ट्रा डिमांड या फोर्स गिफ्ट, यानी जबरदस्ती मुझे गिफ्ट दो, इस तरीके की चीजें इराव कहलाती थी। और वहीं वरियाम कहा जाता था यूनिट ऑफ टेरिटरी यील्डिंग टैक्स, यानी कि ऐसी टेरिटरी जिससे टैक्स को प्रोड्यूस किया जाता है उसको वरियाम के नाम से जाना जाता था। और वहीं जो टैक्स कलेक्टर जो हुआ करते थे, टैक्स कलेक्शन का काम करते थे, उनको वारियार के नाम से जाना जाता है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के तहत ये सारे नाम आते हैं और ये आपको याद रखना। चोला टेरिटरी की अगर बात करें तो कावेरी से वाला रीजन था, आपने मैप में भी देखा, ठीक है। ये चोला टेरिटरी वाला रीजन देखिए, ये कावेरी और उसकी ट्रिब्यूटरीज वाला एरिया है। तो यहाँ पर कल्टीवेशन, यहाँ पर एग्रीकल्चर काफी होता था, खास करके राइस कल्टीवेशन वहां पर आज भी बहुत होता है, ठीक है। तो इरिगेशन वगैरह फैसिलिटीज भी वहां पर दी गई थी और एरिया काफी फर्टाइल था। चलिए, तो इस तरीके से हमने एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को भी देख लिया। अब हम देखने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ संगम पीरियड, ये है संगम लिटरेचर के बारे में। तो सबसे पहले हम तीनों संगम काउंसिल की बात करें। देखिए, संगम एक्चुअली में था क्या? संगम का मतलब होता है मिलना, यानी कि काउंसिल, एक ग्रुप जहां पर बहुत सारे लोग, किंग्स थे, सेज थे, ठीक है, किंग्स हुआ करते थे, सेज हुआ करते थे, पोएट्स हुआ करते थे, ये सारे मिल के एक जगह इन्होंने लिटरेचर को फॉर्म किया जिसको हम संगम लिटरेचर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो तीन तरीके की काउंसिल होती है, यानी कि तीन तरीके की मीटिंग होती है इस लिटरेचर को बनाने के लिए। फर्स्ट संगम, सेकंड संगम और थर्ड संगम के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट संगम मदुरई में हुआ था, सेकंड संगम ये अलवाई या फिर कापतापुरम में हुआ था, और थर्ड संगम भी आपको मदुरई में हुआ था। चेयरमैनशिप की बात करें तो फर्स्ट संगम के चेयरमैनशिप थे अगस्त तश्या, जिसको अगत्यार के नाम से भी जानते थे। सेकंड संगम की बात करें तो यहाँ पर दो चेयरमैन आते हैं। सबसे पहले चेयरमैन बनते हैं अगस्त्य, जो कि फर्स्ट वाले थे, लेकिन बाद में चेयरमैन बनाया जाता है तोलका पियार को। तो यहाँ पर दो चेयरमैन रहते हैं, एक जो पहले बनाए जाते हैं और फिर बाद में एक दूसरे बनाए जाते हैं, तो पहले वाले हट जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद तोलका पियर को बनाया जाता है। इसके बाद थर्ड संगम में आते हैं यहाँ के चेयरमैनशिप, जिनका नाम था नाकिका, ओके। टेक्स्ट की बात करें कि कौन कौन से टेक्स्ट यहाँ पर बनाए गए। फर्स्ट संगम में जो भी टेक्स्ट बनाए वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, यानी कि वो सब कुछ समाप्त हो चुके हैं, पेरिश हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो इस फर्स्ट संगम का कोई भी टेक्स्ट मौजूद नहीं है। सेकंड संगम की बात करें तो इसके टाइम का केवल एकमात्र टेक्स्ट मौजूद है, जिसका नाम है तोलका पीयम। तोलका पीयम को लिखा था किसने? उनके जो चेयरमैन थे, जिनका नाम था तोलका पियार ने इसको लिखा था। तो तोलका पीयम एक तमिल ग्रामर की बुक है, ओके। थर्ड संगम की बात करें तो यहाँ पर भी बहुत सारे टेक्स्ट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन थोड़े बहुत टेक्स्ट यहाँ पर बचे हुए हैं, जिसमें तीन काफी इंपॉर्टेंट है। एक है इतुतोगाई, एक है पट्टू पट्टू और एक है पतिनेनिका कानकू। नाम बहुत उल्टे सीधे हैं, खैर याद हो जाएगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है, पेट्रोन्स कौन थे? पांड्या रूलर्स, यानी कि तीनों के तीन ये जो संगम काउंसिल होती है, संगम मीटिंग होती है, ये पांड्या रूलर्स के अंडर में होती है। तो ये हमेशा याद रखना है आपको, ठीक है। अब कितने कितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया? जैसे फर्स्ट संगम था, फर्स्ट संगम में कहा जाता है कि इसमें गॉड्स आए थे एंड सेजेस जो थे, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। संगम में कहा जाता है किंग्स वगैरह और पोएट्स वगैरह ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। और कहा जाए कि थर्ड संगम में बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बस इतना याद रखिए कि पांड्या रूलर के टाइम पर ये तीनों संगम काउंसिल हुए थे। चलिए नेक्स्ट, तोलका पीयम। जैसा मैंने कहा कि तोलका पीयम ये एक तमिल ग्रामीण था, जिसको लिखने वाले थे सेकंड संगम के जो चेयरमैन थे तोलका पियार, इन्होंने लिखा था। देखिए, संगम लिटरेचर, ये पूरा का पूरा जो संगम लिटरेचर है, ये आपको तीन चीजों में डिवाइड है, या तीन टेक्स्ट के अंदर में ये लिखा गया है। एक है आपका ग्रामर, एक है आपका पोयम और एक है आपका इपिक, ठीक है। तो ये तीन फॉर्म में आपको संगम लिटरेचर देखने को मिलेगा। जैसे तोलका पीयम क्या था? ये ग्रामर है। उसी तरीके से इपिक की बात करें तो वो सब, जैसे कि शिल्पाधिकारम आ गया, वो आपका इपिक है। पोयम की बात करें तो इतु तो गाई और पट्टू पट्टू, ये सब सारे आपको पोयम्स के तौर पे आते हैं। तो आपका तीन पार्ट में संगम लिटरेचर देखने को मिलेगा। इसके बाद इतु तो गाई और पट्टू पट्टू, यहाँ पर इतु तो गाई में 8 एंथोलॉजीज हैं और पट्टू पट्टू में 10 एडलिज है, और इनको मिला के कहते हैं हम मेलाका नक्कू।
मेलाकानकू, जिसको हम 18 मेजर वर्क्स के नाम से जानते हैं, यानी कि 18 बड़े काम यहाँ पर किए गए। अब काम का मतलब क्या, टेक्स्ट कंपोजिशन यहाँ पर किया गया है, जिसमें 8 एंथोलॉजीज यानी कि पोएम्स रहते हैं, इसमें इसका 8 और इसका पट्टू पट्टू का 10, यानी कि टोटल मिला के 18, जो कि नैरेटिव फॉर्म में है। वही जो थर्ड वाला है जिसका नाम है पातिनेन किला कानकू, जिसमें कि 18 डिडैक्टिकल टेक्स्ट आपको देखने को मिलते हैं। इसको किला कनकू के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि लास्ट वाला ये किला कनकू, तो किला कनकू के नाम से भी याद रख सकते हैं, ये आसान है याद रखना। चलिए ओके, तो यहाँ पर आपको 18 माइनर वर्क्स मिलते हैं, छोटे छोटे टेक्स्ट यहाँ पर बनाए जाते हैं, 18 टेक्स्ट, और ये डिटेक्टिव फॉर्म से बनाए जाते हैं। वही हम कुराल और मुपल की बात करें तो जो कि किला कनकू का एक पार्ट है, इसको लिखा जाता है थिरुवल्लुवर के द्वारा, जिसको हम तमिलनाडु की या फिर तमिललैंड की बाइबल के नाम से जानते हैं। मेनली इसमें आपको पॉलिटी, एथिक्स और सोशल नॉर्म्स के बारे में जानकारी मिलती है, जो उस समय प्रिवेल्स था या फिर मौजूद था। ठीक है, तो ये सारे नाम याद रखने हैं आपको, उसके राइटर कौन है, उसका मतलब क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इपिक्स की बात करते हैं। यहाँ पर 3 मेन इपिक्स, इनका जिक्र आपको मिलेगा, जैसे कि शिल्पाधिकारम है, शिल्पाधिकारम जिसको स्टोरी ऑफ एंकलेट के नाम से जानते हैं। ये स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जिसको लिखा गया था रिटेन बाय इलांगो आदिनाल के द्वारा। ठीक है, तो ये है स्टोरी ऑफ कोवलम एंड माधवी ऑफ कावेरी पट्टनम। इट इज कॉल्ड इलियाड ऑफ तमिल पोएट्री। अब ये स्टोरी है क्या, देखिए शिल्पाधिकारम 2 पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट में आपको मिलेगी लव स्टोरी ऑफ केवलम एंड माधवी, और सेकंड पार्ट है, इसमें आपको मिलेगा कर्स बाय कन्नगी। ठीक है, अभी जो कन्नगी थी वो कोवलम की वाइफ थी, और कोवलम को लव था माधवी से, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था इनका। ठीक है, लेकिन अभी क्या होता है कि कोवलम पर एक इल्जाम लगता है। वो इल्जाम ये था कि इन्होंने एक एंकलेट चुराया हुआ है, मतलब ज्वेलरी है, ये ज्वेलरी को चुराया हुआ है। इस वजह से कोवलम को क्या इनको एग्जीक्यूट किया कर दिया जाता है, यानी कि इसको मार दिया जाता है। बाद में इनकी वाइफ कन्नगी जो थी, इन्होंने इनको इनोसेंट प्रूफ किया, और इनोसेंट प्रूफ करने के बाद इन्होंने क्या किया कि उस डायनेस्टी को इन्होंने कर्ज दे दिया, श्राप दे दिया, और उसके बाद वो जंगल में चली गई। ठीक है, इस वजह से कन्नगी की पूजा यहाँ पर की जाती है, तमिल लिटरेचर या तमिलनाडु केरला के आप रीजन में देखिएगा, क्योंकि कन्नगी को एक आइडल वाइफ के तौर पर पेश किया जाता है, या फिर आइडल वाइफ के तौर पर इनका वर्शिप किया जाता है, जिन्होंने अपने हस्बैंड को इनोसेंट प्रूफ किया। ठीक है, तो ये कहानी आपको 2 पार्ट में मिलती है, जो शिल्पाधिकारम में मिलती है। इसको तमिल पोएट्री का इलियाड के नाम से जानते हैं। मानी मेकलाई जो है, ये आप कह ले कि शिल्पाधिकारम का एक सिक्वल है। सिक्वल ये है कि ये भी एक लव स्टोरी है। अब ये लव स्टोरी किसके किसके बीच में है, इसमें ये लव स्टोरी मानी मेकलाई और प्रिंस के बीच में है। मानी मेकलाई जो है वो कोवलम और माधवी की से पैदा हुई एक डॉटर है इनकी, और प्रिंस को क्या होता है कि इनसे लव हो जाता है और इनके पीछे पड़ते हैं, लेकिन मानी मेकलाई क्या होती है, मना कर देती है और वो गायब हो जाती है, चली जाती है। ठीक है, बाद में मनी मेकलाई बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में शरण लेती है और मॉन्क बन जाती है। इस वजह से देखेंगे कि मनी मेकलाई जो है, इनका रिलेशन बुद्धिज्म से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मनी मेकलाई के नाम पर ही मनी मेकलाई इस इपिक का नाम भी रखा गया है, जिसको लिखा है सीतालाई सतनार में। ठीक है, तो ये शिल्पाधिकारम जैसा ही है, तो उसको हम सिक्वल कहते हैं कि शिल्पाधिकारम का सिक्वल के तौर पर इसको लिखा गया है। नेक्स्ट की बात करते हैं, शिवागा शिंदामणि। ठीक है, रिटन बाय जैन तिरुताकर देवास इनका नाम था, और चूंकि जैन के द्वारा लिखा गया है तो जैनिज्म के साथ इसका आपको रिलेशन देखने को मिलेगा। तो शिवागा शिंदामणि को आपको जीवक चिंतामणि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसके बाद एक लास्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा टेक्स्ट, जिसका नाम है भारतम, जिसको पेरिदे वनार के द्वारा यहाँ पर लिखा गया है। तो ये कुछ यहाँ पर टेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, जो कि संगम लिटरेचर के अंडर में लिखी गई है। अब बहुत सारी बुक्स में आपको कई सारी चीजें मिलेंगी, जैसे यहाँ पर इत्तु तुगाई, पट्टू पट्टू। तो इत्तु तुगाई के अंदर में 8 एंथोलॉजीज हैं, 8 पोएम्स हैं। तो 8 पोएम्स कौन है, वो सारे 8 नाम वहां पे होंगे। पट्टू पट्टू में 10 एडिल्स है, तो वो पूरे 10 वहां पे लिखे गए होंगे। इसमें आपको 18 टेक्स्ट है, तो सारे 18 के भी नाम लिखे गए हैं, आप उतना याद नहीं कर सकते। यहाँ पर 18 माइनर वर्क्स है, तो वो सारे 18 टेक्स्ट के बारे में यहाँ पर भी लिखे गए हैं। तो वो चीज हमें नहीं करना है जो हम नहीं कर सकते।
ठीक है। और वो चीज पूछे नहीं जाती। अगर वो चीज पूछी भी जाती है तो ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में कुछ ऑप्शन ऐसा आता है जो आपको आएगा और वहां से आप इलिमिनेट कर सकते हैं। यूपीएससी इज नॉट ऑल अबाउट द टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, इट इज ऑल्सो अबाउट टेस्ट ऑफ योर एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो इस चीज का भी याद रखना है। तो ये सब सारा का सारा हमने आज देखा जो कि संगम पीरियड से रिलेटेड था। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे गुप्ता पीरियड के बारे में, और उसके बाद हर्षवर्धन पीरियड आएगा और छोटे छोटे 1-2 डायनेस्टी आएंगे उसके बाद, यानी कि नेक्स्ट लास्ट क्लास होगा इसके बाद, उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए ना मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड गुड नाइट।